हेलो। कैसा है आप लोग? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक नया चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का फिफ्थ नंबर चैप्टर है और इसके पहले फोर चैप्टर जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो फोर्थ चैप्टर में भी हमने जो है टॉपिक हमारा मैग्नेटिज्म ही था। उसमें हम लोगों ने थोड़ा क्या क्या पढ़ा था, ब्रीफिंग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज पढ़ा था। मूविंग चार्ज की वजह से क्या मिल रहा था हमको? मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो फिर क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। ठीक है। फिर फोर्स मिला तो फिर हमको टॉर्क भी मिलेगा। ये सारी चीजें। उसके बाद से हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, ठीक है। कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉयल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था उसकी वजह से। फिर सोलेनॉइड आया था, टोरॉइड आया था। ये लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हमको क्या करना है कि उस चैप्टर में हमारा क्या था कि करंट कैरिंग कॉयल था, यानी कि करंट फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा था। और अब की हमको क्या करना है कि मैग्नेट ही ले लेना है, ठीक है। ठीक है। एक बार मैग्नेट है, उसकी वजह से जो भी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालना है, तो वो चीज़ हम उसका मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, ठीक है। और ड्यू टू मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको इसमें चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो इसके पहले में जो चीज़ें होगी मैं एक बार जस्ट ब्रीफिंग के लिए बात कर रहा था उसकी। और उसके बाद से अब ये चैप्टर शुरू होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके। तो हम क्या करेंगे, आज हम इसके दो या तीन टॉपिक जो भी मैक्सिमम हो पाएगा वो कर लेंगे, दो टॉपिक, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है ना, बहुत तेज चलेंगे ना बहुत धीमे चलेंगे, ठीक है, आराम से चलेंगे ताकि पॉइंट सारे जो है वो समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन पॉइंट जो है वो, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट्स याद होनी चाहिए और उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जैसे मान लो, ये तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बार मैग्नेट के रिगार्डिंग ये चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ का इटसेल्फ क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है इटसेल्फ, ठीक है ना, है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ठीक है। ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ कितना होता है? लगभग 3.6 समथिंग 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास जो है वो इसका मैग्नेटिक वैल्यू होती है अर्थ का, ठीक है। ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैं बात किया था कि अर्थ का इटसेल्फ मैग्नेटिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का इनर कोर सेक्शन है ना, इनर कोर के बाहर एक आउटर कोर सेक्शन है, उसमें निकिल और जो आयरन्स के जो कंटेंट है वो लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट क्रिएट होती है। और वो क्या करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। क्योंकि ये अर्थ बहुत बड़ा बॉडी है तो क्या होगा, जो इफेक्ट जनरेट होता है उसकी, ठीक है ना, वैल्यू बहुत ही कम होती है लेकिन होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग इतनी होती है, 3 × 10⁻⁵ 3.6 समथिंग कहीं रिटेन है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब अराउंड 10⁻⁵ में होता है, ठीक है। इसके बाद से मान लो किसी बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्रीली लटका रहे हैं, तो वो इटसेल्फ क्या करता है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल को, ठीक है ना, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यानी कि अपने आप ही जो इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है और साउथ जो है वो साउथ की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि अपने आप जो इसके लटकने से हमको पता चल जाता है कि इसका नॉर्थ जो है वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। और जो साउथ में डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना, सेक्शन, वो साउथ पोल को इंडिकेट करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं मैग्नेट से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। सेम सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ का क्या होगा, रिपल्सन। एंड सेम साउथ एंड साउथ पोल क्या होगा, रिपल्सन होगा। और उसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि
जैसे वहां प्लस माइनस चार्ज था, उसी तरीके से यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्शन, साउथ साउथ के बीच रिपल्शन, साउथ नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये चीजें लगेंगी, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि जैसे मान लो हम बार मैग्नेट है, ठीक है, इधर साउथ पोल है, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, हम कह लें कि इस बार मैग्नेट के पोल्स को आइसोलेट कर दो, ठीक है ना, तो मतलब कि अलग कर दो, तोड़ के क्या करो, नॉर्थ को अलग बना दो, यूनिपोल बना दो, ठीक है, और मोनोपोल जिसको बोलते हैं, मतलब एक पोल हो उसका, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी इस बार मैग्नेट को आप तोड़ोगे, इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, इधर साउथ और नॉर्थ इधर जनरेट हो जाएगा, और इधर अपना जो है वो, यानी कि इटसेल्फ ये क्या होगा, ठीक है ना, बार मैग्नेट बन जाएगा। बस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि जो इसकी स्ट्रेंथ रही होगी और जो इनकी स्ट्रेंथ होगी, वो थोड़ा सा क्या होगी, मिसमैच करेगी, यानी कि पहले जैसी स्ट्रेंथ इनकी नहीं रहेगी। लेकिन हम ये कहें कि बार मैग्नेट को हम ब्रेक करके इनके पोल्स को आइसोलेट कर दें, आइसोलेट माने अलग, यानी कि साउथ को अलग कर दें, नॉर्थ को अलग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ए इटसेल्फ फिर से क्या होता है, साउथ नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बार मैग्नेट हो तो मोनोपोल हो, वो हमेशा क्या होगा, डाईपोल, यानी साउथ एंड एज वेल एज नॉर्थ पोल दोनों होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिगार्डिंग बार हमारे मैग्नेट से रिलेटेड थे, वो ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है। अब बार मैग्नेट से रिगार्डिंग जो उसका डायरेक्शन होता है, जैसे ड्यू टू बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, ठीक है, वो उनका डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या करते हैं, वन बाय वन, ठीक है ना, बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसमें डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरीके से देखो, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर बार मैग्नेट, ठीक है। जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो क्लोज कर्व भी बनाती हैं। तो क्या होता है कि इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ को जा रही है। बट अगर आप बाहर से देखेंगे, जैसे ये है, ये बनाया नहीं, ये बहुत दूर, ठीक है ना, ऐसे है, डॉटेड है, समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो फील्ड लाइंस ये आपका बार मैग्नेट के लिए है। इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऑफ अ बार मैग्नेट, उनका डायरेक्शन क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, इनसाइड बार मैग्नेट ना, फ्रॉम, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इससे स्टेटमेंट बन जाता है क्वेश्चन। क्या बोला कि किसी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ड्यू टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये याद रखने का, एकदम से ये याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है ना, रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे कैसे होंगे। और जो बार मैग्नेट होता है, यहाँ पे आपकी बुक में एक और फिगर बनाया है फॉर अ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड जस्ट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट या बार मैग्नेट बिहेव लाइक अ सोलेनोइड। देखिए सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड में क्या होता है कि कोई कॉपर कॉइल होता है, मान लो ऐसे ऐसे, मतलब कॉइल्स हैं, वो क्या कहते हैं किसी बेस पे ऐसे लपेटे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर देते हो, एक सिरे से दोनों सिरे से क्या करते हो, करंट भेजते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ करंट। तो इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है, समझाने के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसे ऐसे करंट आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा इसमें, ठीक है ना, ऐसे करंट आ रही है तो क्या होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो ये करंट आ रही है कैसे, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अंदर आ रही है ऐसे जा रही है, तो इसकी वजह से जो इसके अलोंग द एक्सिस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, या तो उस डायरेक्शन में मिलेगा या तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ करंट इन विच डायरेक्शन। ओके, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग द एक्सिस होगी, तो या तो क्या होगी, इधर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या तो फिर उधर की तरफ होगी। अगर इधर की तरफ होगी तो वो अंदर, इधर क्या हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ इनसाइड, और आउटसाइड में क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या होंगी, ऐसे ही इसके एक्स, इसके एक्सिस के अलोंग जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे ही होंगी। सारी की सारी जो फील्ड लाइंस होंगी सोलेनोइड की वो क्या होंगी, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने डायरेक्शन दिया इधर की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एरो बना दो, एरो का मतलब हो गया कि ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा साउथ, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, और बाहर की तरफ अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक, तो ये इधर आया तो ऐसे, ठीक है, तो ये प्रेजेंट करने का तरीका है फॉर अ सोलेनोइड। सोलेनोइड जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप क्या करो, करंट फ्लो करा रहे हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फिनोमिना यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो कहने का मतलब जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट सोलेनोइड, ठीक है ना, इन दोनों का क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंटेशन है वो सेम होगा एज इट इज, क्योंकि सोलेनोइड भी जस्ट क्या है आपका मैग्नेट की तरह ही है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट आप क्या कर रहे हो, करंट दे रहे हो, जब तक दे रहे हो तब तक इसमें क्या है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट है, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ करंट पे, कि अलोंग द एक्सिस है किस साइड में, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ करंट। हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में अगर, तो उस हिसाब से क्या होगा, अंदर की जो फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसे बना दो, इधर क्या हो जाएगा साउथ, इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ। अगर आपको प्रेजेंट करने को कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, तो आप प्रेजेंट कर लोगे, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होती है, और आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से जो नियरेस्ट होगा एक्सिस पे यहाँ से, वो कुछ ऐसे, ठीक है, बस ऐसे ही प्रेजेंट होगा। और यही चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, तो उसके लिए फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, आपका प्लस से जाएंगी दूर होंगी और माइनस की तरफ आएंगी, हमेशा प्लस से, ठीक है ना, प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर होंगी और माइनस की तरफ होंगी।
एक पॉइंट पे निकलेंगी, दूसरे पॉइंट पे इनका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर होंगी। और निगेटिव की तरफ होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस का प्रेजेंट करने का तरीका है फॉर अ बार मैग्नेट। ये क्या है, फॉर अ सोलेनाइड। तो सोलेनाइड और बार मैग्नेट में सिमिलरिटीज यही है कि, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये बार मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करके हमने इसको मैग्नेट बनाया है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आता है ये। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये फील्ड डेंसिटी, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, यानी कि इनसाइड द सोलेनाइड पार्ट या बार मैग्नेट के अंदर, वो क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जो अगर ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो इस पे टेंजेंट खींच के हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन है उस पे हम टेंजेंट खींच के प्राप्त कर सकते हैं, इसका फील्ड लाइन का डायरेक्शन पर्टिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम इस पे टेंजेंट खींच के ले सकते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन, फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर अब देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे, ध्यान से समझो। तो हम कहें इस समय इस पॉइंट पे इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो आप यहाँ टेंजेंट खींचोगे। टेंजेंट क्या होती है, जो वो लाइन जो सेंटर से क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो इसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, उस पॉइंट से इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे समझो। तो ये क्या कर रही है, साइक्लिक है, मतलब ये क्या है, क्लोज कर्व बना रही है। तो क्लोज कर्व बना रही है, तो अगर हम पूछे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर शो कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पे आएंगे इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आएंगे इसका डायरेक्शन इधर, ऐसे ये क्या कर रही है, क्लोज कर्व बना रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो उसके डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है ऑन फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद से एक चीज और है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक है, क्लोज कर्व बना रही हैं, मतलब ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इनका केवल एक ही और एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ये क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट पे दो तरीके का डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, अगर ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया जाए तो आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए रीजन क्या है, तो आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसलिए क्रॉस नहीं कर सकती हैं क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पॉइंट होती है उस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। हमने बोला ना अभी कि ये जो फील्ड लाइंस गई हैं, ये फील्ड लाइंस क्लोज कर बना रही हैं। अगर हमको डायरेक्शन बताना हो कि फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर हम टेंजेंट खींचते हैं और हमको क्या मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है। अगर मान लो कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इस एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, इस कॉमन पॉइंट पे इस फील्ड लाइन का यहाँ डायरेक्शन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर मिलेगा। और यानी कि अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट पे फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन होगा, क्योंकि दो टेंजेंट हम खींच सकते हैं। जैसे मान लो ये है ना, एक कर्व है तो इस पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच दिया, लेकिन अगर मान लो अगर इंटरसेक्ट कर रही है फील्ड लाइन तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दूंगा, देखो ऐसा है, एक इस पे और एक इस पे, तो दो टेंजेंट जो है वो एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट है, तो देख के तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, नहीं भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ऑफ एट अ कॉमन पॉइंट टू टेंजेंट वी गेट। ठीक है ना, और दो टेंजेंट मतलब टू
ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वी गेट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे रीजन दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया, इसमें ये हो गया मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये आपका बार मैग्नेट, ठीक है ना, सोलेनोइड ट्रीटेड एज अ बार मैग्नेट जस्ट लाइक बोथ आर सेम। एंड ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रेजेंटेशन है, बस इसलिए बनाया गया है कि ये डिफरेंस आप ध्यान दे लें कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्लोज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फील्ड लाइंस, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ हमेशा जाएंगी, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और प्लस से दूर जाती हैं। और ये क्या होती हैं, ये हमेशा क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनका डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, फील्ड लाइंस का। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जब फील्ड लाइंस की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ, यानी इनसाइड द मैग्नेट इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम मैग्नेट से आउटसाइड जाएंगे, यानी डिस्टेंस पे जाएंगे, फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, फिर इसमें एक पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज एट अ कॉमन पॉइंट टू टेंजेंट वी गेट, इन दैट केस क्या होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड टू हैव टू डायरेक्शंस एट, ठीक है ना, फॉर अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, तो एक कॉमन के लिए क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा ना। बात समझ में आ गया, तो ये पॉइंट भी आपका फिनिश हो गया। सिंपल इसमें क्या था, थ्योरी पार्ट था जिसको आपको याद कर लेना है और समझ के मतलब याद कर लेना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट है उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, बट बार मैग्नेट को हम ट्रीट करेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, तो बार मैग्नेट के लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ, ठीक है, बार मैग्नेट, और हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एज ए इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड, क्योंकि सोलेनोइड एक जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट ही होता है। ठीक है, उसमें बस हम क्या कर रहे हैं, करंट देकर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्या है, बार मैग्नेट इटसेल्फ मैग्नेट है वो उसमें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए। ठीक है, और इसका एक्सिस, ये जैसे पीछे पड़ा था ना डाइपोल वगैरह उसमें, तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो कि डाइपोल था, यहाँ प्लस चार्ज था माइनस चार्ज, दोनों के बीच का लेंथ हम क्या मान लेते थे, 2l। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो हम क्या कर लेंगे, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेंगे, 2l मान लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ से लाइन खींच दीजिए। लाइन खींच दिया तो ये कितना हो गया, ये l हो गया, ये l हो गया। ठीक है, और इसका जो रेडियस है इसको a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a। ठीक है, अब इसके सेंटर से ये जो पॉइंट है सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं o, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बाहर है यहाँ पे p नाम का। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ड्यू टू, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे। ठीक है ना, ये मैग्नेट है मान लो, तो इस छोटा सा स्ट्रिप लेंगे dx थिकनेस का। ठीक है, dx थिकनेस का छोटा सा स्ट्रिप लिया, ये dx है जो कि इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। इस जो थिकनेस को हमने लिया ये x डिस्टेंस पे है, किससे,
इस सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन गया है, इससे x डिस्टेंस पे हमने एक dx थिकनेस का मैग्नेट ले लिया, ठीक है। और उसके कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे ड्यू टू दिस स्ट्रिप, ठीक है। तो इसके पहले देखो, अब चूंकि ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बार मैग्नेट को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लो ऑफ करंट एंड, ठीक है ना, एरिया वेक्टर के कारण, ठीक है, दिस इज द एरिया वेक्टर, फ्लो ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, m बराबर NIA, ये होता है। ये जस्ट रिमाइंडर के लिए कि अगर हम बार मैग्नेट को ट्रीटेड एज अ सोलेनॉइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, NIA को जहां भी आएगा वहां हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से प्रूफ में, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और पूरा लेंथ कितना है 2l है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब भी कोई प्रूफ किया जाता है या कुछ है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपके फॉर्मूले में आने वाली होती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लाइक दैट ना, जो फॉर्मूले में आ रही है, ताकि उसको प्रेजेंट करने कि हाँ भाई पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में आपने जो चीज़ रखी है क्वांटिटी वो क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो स्मॉल है ना वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। अब मान लो कि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। अगर हम इसमें से छोटा सा लेंथ ले रहे हैं तो उस लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स क्वाइल किया गया है उससे हम निकाल सकते हैं। मान लो हमने छोटा सा लेंथ लिया dx, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, अगर ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी इतने लेंथ में इतना टर्न, तो इतने लेंथ में कितना टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर हम निकालना हो, टोटल टर्न्स इन dx लेंथ अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये n पर यूनिट लेंथ है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया टोटल टर्न्स इन dx लेंथ। अब b का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले चैप्टर में रिमाइंड करेंगे, क्या होता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई ए स्क्वायर रेडियस अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, रेडियस की जगह पे a है, a स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। ओके, a स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस स्ट्रिप से निकाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ये पूरा इस स्ट्रिप का डिस्टेंस x है। तो हमारा इस स्ट्रिप के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे, तो इस स्ट्रिप से ये इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब इस सेंटर वाले पॉइंट से इस P का डिस्टेंस कितना है, पूरा R है, और इस सेंटर वाले पॉइंट से इस स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया कि ये जो लाइन है ना सेंटर से जा रही है उससे x डिस्टेंस पे कोई इस थिकनेस dx थिकनेस का स्ट्रिप है, ठीक है ना, मैग्नेट है ना ये, तो स्ट्रिप है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पे, फिर हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिप के कारण जब थोड़ी इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट क्या होता है, जैसे इसके थोड़े से पार्ट की वजह से हम वैल्यू निकाल लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो वो समेशन आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, मतलब पॉइंट वो लगा देते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये यल है तो इस सेंटर के इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस यल हो जाएगा, ऐसे समझो। तो यल से लेके माइनस यल तक का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो होल स्ट्रिप के कारण, पूरा होल सेक्शन के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। तो समझने के लिए आप समझ लीजिए, बहुत ही मतलब आसान चीज़ है, कुछ नहीं किया जा रहा है। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सोलेनॉइड, समझो, ठीक है। तो उस केस में अगर ये सोलेनॉइड है तो उसका बार मैग्नेट का इटसेल्फ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है ना, वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना हो मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स, आई कितना फ्लो हो रहा है, और ये, क्योंकि अगर हम सोलेनॉइड की तरह ट्रीट करेंगे तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिज्म नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट है,
तो इसलिए n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, अब चलो n स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लिया। ठीक है, और अगर हम ये थोड़ा सा स्मॉल छोटा सा स्ट्रिप लिया है एट x डिस्टेंस dx, ठीक है ना, लेंथ का स्मॉल स्ट्रिप लिया, उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस स्ट्रिप से इस p पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये x अगर हम इस पूरे r में से घटा दें, ये पूरा r है, इस पूरे r में से ये घटा दें तो ये डिस्टेंस इस स्ट्रिप से p पॉइंट का मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस हम पूरा r लिखे थे वो r ना होके क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये एक्सप्रेशन पुराना वाला ही यूज कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, याद कर लीजिए। ठीक है ना, भूल गया हो तो एक बार याद कर लीजिए। ऐसे था ना, यहाँ पे ये x डिस्टेंस था, ये r डिस्टेंस था, या ये x था, ठीक है ना, ये r था मान लीजिए। ठीक है, इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, तो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। वही एक्सप्रेशन आप फिर यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब चूंकि ये क्या है, ये सर्कुलर ही तो है, इसका स्मॉल स्ट्रिप लिया तो ये ऐसा नहीं है कि इतना ही लिया, ये पूरा ऐसे है अंदर की तरफ, तो वही चीज तो है। ठीक है, तो ध्यान देना है, बात समझिएगा, बात में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हाँ, म्यू आई कुछ मिस हो रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मिस हो रहा है। म्यू 0 आई ए स्क्वायर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी शामिल इसमें करते हैं यन। ठीक है, तो यन चूंकि हम इस स्मॉल स्ट्रिप में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ हम निकाल के रखें इसीलिए कि अगर यन जो है स्मॉल यन टोटल नंबर ऑफ दिस इज क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, यानी कि पूरे लेंथ में कितना टर्न है वो है एन, तो इतने लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो है ये। तो हम चूंकि क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए इसको हम डी भी लिखेंगे, क्योंकि हम स्मॉल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, यानी डीएक्स के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर डीएक्स के लिए निकाल रहे हैं तो ये डी भी हो जाएगा। ये जो एन है ना, ये एन वो क्या है, समझ लो, ये एन डी एक्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न इन डी एक्स लेंथ वो कितना है, एन है, तो यहीं पे हम रख देंगे। तो डी बी क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्मॉल थिकनेस की वजह से, स्मॉल स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो डी बी आएगा। जब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा बी आ जाएगा, और ये एन की जगह पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पूरे पूरे सेक्शन में, तो डी एक्स लेंथ में एन डी एक्स अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ जो कंसिडरेशन करना है वो क्या करना है, ये मानना है कि ये जो आर है ना, ये जो डिस्टेंस है आर, उसकी वैल्यू हो इस एल के रेफरेंस में बहुत बड़ी है, यानी कि ये बार मैग्नेट बहुत छोटा है, तो जो इसका जो बीच से सेंटर पॉइंट से जो हाफ डिस्टेंस ले रहे हैं ये एल है। जो ऐसा समझो कि बार मैग्नेट बहुत छोटा, इसके कारण इसकी जो इसके एक्सिस पॉइंट पे हम जब हम पॉइंट पे निकाल रहे मैग्नेटिक फील्ड, वो डिस्टेंस है, कारण कि ये दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली इस बार मैग्नेट के ये जो डिस्टेंस है सेंटर से। तो ये कंसीडर करके चलना है, और एक पॉइंट और कंसीडर करना है कि आर जो है वो मोर देन ए है, यानी कि जो रेडियस ऑफ बार मैग्नेट है या सोलेनोइडल है, ये भी बहुत कम है कंपेरेटिवली इस डिस्टेंस के। ठीक है, तो देखिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा कि ये जो आर है वो एल से बहुत बड़ा है और आर जो है वो ए से भी बड़ा है, तो उस केस में जो स्क्वायर होता है, किसी भी कोई चीज़ बहुत छोटी है किसी के रेफरेंस में, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो उस केस में अगर एल स्क्वायर आएगा या ए स्क्वायर आएगा, हम उसको क्या करेंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे, जहाँ जहाँ आएगा उसको हम जीरो मान लेंगे, यानी खत्म कर देंगे, ऐसे समझो। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ दोनों में कोई एक चीज़ बहुत बड़ा है तो दूसरे को हम क्या करेंगे, डिफ मान लो ये 100 है और ये क्या है 0.1 है, घटाओगे तो 99.9 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू पे फर्क नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको निगोशिएट करेंगे। तो देखिए, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है ऊपर, चलिए
ए स्क्वायर एन अपॉन में 2। अब देखिए ये ए स्क्वायर आ गया ना, इसमें ए स्क्वायर प्लस में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि जो क्वांटिटी है ये वाली इसमें, अच्छा इसमें पावर 3/2 भी होता है, देखो बार बार मेरे से छूट जाता है, ठीक है, तो ये पावर 3/2 भी होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमने ये बोल दिया कि आर मोर देन एल, ठीक है, और क्या चीज हो गया, आर जो है वो देखिएगा क्या बोला है मैंने, आर मोर देन है ना, आर मोर देन ए स्क्वायर, तो जैसे इसमें टर्म में आर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ये जो एक्स है ना वो भी बहुत छोटा है कंपेरेटिवली इस आर के, क्योंकि ये एक्स जो है, अब ये सोचिए एक्स जो है वो खुद एल का पार्ट है, और एल ऑलरेडी क्या है, बहुत छोटा है किससे, आर से, क्योंकि आर जो है कंसिडरेशन ये किया गया है कि आर मोर देन एल और आर मोर देन ए। देखो आर अगर बहुत बड़ा है एल से, तो आर बहुत बड़ा है इससे, एक्स से भी, रीजन क्योंकि एक्स इज अ पार्ट ऑफ यल, करेक्ट। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्या क्या हम रिड्यूस कर देंगे, देखो अब यही क्वांटिटी अगर इस पूरे क्वांटिटी में देखा जाए, सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन है, ये आर है, तो हम क्या करेंगे, आर माइनस एक्स, देखो आर बहुत बड़ा है एल से, तो आर एक्स से और बड़ा होगा, क्योंकि एक्स जो है वो एल से भी छोटा है, देखो ये पूरा एल है अगर, तो उसी का पार्ट है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, आर में से अगर एक्स को घटाएंगे तो वो आर के बराबर ही लगभग आएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आर ही कर लेंगे, और इस ए स्क्वायर को क्या करेंगे, निगोशिएट कर देंगे। याद देखिए ऊपर वाले ए स्क्वायर को नेगोशिएट करके जीरो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इट्स सिर्फ ये है कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 5 है और इसमें हम 0.001 जोड़ रहे हैं, तो हम इसको 5 लिख दे तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ऊपर केवल, जैसे ऊपर में केवल ए स्क्वायर है 0.001, ये किसी के साथ ऐड में नहीं है, ये 5 नहीं है ऊपर, सब समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, तो अगर इसी को निगोशिएट कर दोगे, लगभग 0 मान लोगे, तो पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, तो कभी भी दिमाग में ये कंफ्यूजन आए कि भाई फिर नीचे वाले में ए स्क्वायर को निगोशिएट करके 0 कर दिए, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ ऐड में है, तो हम जैसे मान लो यहाँ समझा रहे हैं कि मान लो कोई क्वांटिटी 5 है, उसके साथ ऐड में है 0.001, सपोज करो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको निगलिजिबल मान के 5 कर लेंगे, तो ये ओवरऑल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, लेकिन सपोज करो कि यही ए स्क्वायर ऊपर है जिसकी वैल्यू 0.001 है, सपोज करो यही ए स्क्वायर है, अगर इसको निगोशिएट करके 0 कर दिए, ठीक है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, तो उस केस में बता रहा हूँ, तो इसको निगोशिएट करके 0 कर दिए, तो ये पूरा होल क्वांटिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ ये एड ऑन में है या सब्ट्रैक्शन में, उसके साथ देखो क्या वो कंटेंट है जो बहुत बड़ा है इसमें शामिल है, हाँ आर शामिल है, तो ए स्क्वायर को यहाँ निगोशिएट करके 0 कर दो, और ये आर माइनस एक्स को रख लो फिर पावर 2 और पूरे पे पावर 3/2। बात समझ में आ गया होगा, ये चीज मैं समझाने के लिए बोला था, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और एन ऊपर वाले को नहीं निगोशिएट करना, 2, अब देखो ये r माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, r के बराबर होगा, क्योंकि x इज अ पार्ट ऑफ l, और r l जो है वो, और r में r बहुत बड़ा है l से, तो r x से और बड़ा होगा, तो इसको हम r माइनस एक्स को क्या करेंगे, केवल r लिख देंगे, तो r का स्क्वायर और उस पूरे पे पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपान में, अच्छा यहाँ dx मेरा छूट रहा है, छोड़ देते हैं, यही गड़बड़ होता है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये r इसको ये कट जाएगा, तो r पे पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, 0 से b, जैसे मान लो 0 मतलब इनिशियली मान लो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो फाइनल टोटल b कितना होगा ड्यू टू ओवरऑल सेक्शन की वजह से, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, माइनस यल से, ठीक है ना, इसको स्मॉल एल लिखना है तो स्मॉल एल लिख लो,
इसको कैपिटल एल, मतलब ये एल है और ये माइनस है, पूरी एल लेंथ क्या है 2l है, बट इस अगर ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है मान लो ये 0, तो इसके इधर माइनस होगा इधर होगा प्लस, तो बस ये माइनस यल से प्लस यल तक पूरा लेंथ को इंटीग्रेट करके एक में शामिल करना। तो क्या हो जाएगा, देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x। कैसे होता है, होता कैसे है ये देख लो, फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। मैं हर बार बताता हूँ तो हर बार रिमाइंड करता हूँ, ये क्या है, इसको x पे पावर 0 लिखो, किसी भी चीज़ पे पावर 0 1 होता है, तो आपके यहाँ पे क्या है dx, इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ 1 लिख सकते हो, ठीक है, dx है तो इसको 1 dx लिख लो, और 1 को क्या लिख सकते हो, x पे पावर 0, तो यहाँ पे x पे पावर 0 dx। अब इसी फॉर्मूले से तोड़ो, x पे पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, कितना आ गया x, नीचे 0 प्लस 1 1 ही रहे। तो इसी तरीके से ये हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा x, और उस पर पावर माइनस यहाँ पे l। तो एक बार अपर लिमिट को रखो, एक बार लोअर लिमिट को, क्या किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा dv का, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा b, और वो यहाँ 0 यहाँ पे b। अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, चलिए देखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे b, ये तो b ही है, अपर लिमिट b रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, और ये क्या हो गया, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा l, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है माइनस l, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, ये l, ये माइनस माइनस प्लस 2l, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में, अब देखिए ये क्या है, ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो ये सर्कुलर पार्ट का जो अगर एरिया निकालना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस इसमें ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा, हम नीचे क्या करेंगे 2 पाई कर देंगे, और यहाँ पाई आर स्क्वायर का है, ठीक है ना, आई और यहाँ पे पाई ए स्क्वायर और इंटू 2l, ठीक है, अपॉन में आर क्यूब। अब देखिए ये आई इंटू जो पाई ए स्क्वायर क्या एरिया, तो आई इंटू ए क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, अभी देखा था मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई इंटू ए, ठीक है, और क्या चीज है इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ छूट रहा है लिखने में, एन छोटा है, एन छोटा है, आई ए स्क्वायर एन, ठीक है, एन, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो ये टोटल टर्न है, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल एन लिखा है, तो ये मान लो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं एन आई, और ये क्या हो जाएगा, हटा दो इसको, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और ये पूरा ये पाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कैपिटल ए, तो क्या हो जाएगा एन आई ए क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम इंटू 2l अपॉन में 2 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ी है, देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो पूरे लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, सही है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यही सब चीज़ सही है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पर यूनिट लेंथ है, और ये क्या होता है
ठीक है ये। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है, स्मॉल एन आर करके कैपिटल एन लिखिए। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है आई इंटू ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा इस पूरे में। तो देखो स्मॉल एन हमने क्या माना है, पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन और पूरे लेंथ का कितना लेंथ है, मतलब पूरा लेंथ कितना है 2l है। तो 2l इंटू जो स्मॉल एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यन जो है वो पूरे लेंथ का पर यूनिट लेंथ मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि अगर 1 मीटर में देखें तो इतना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो 2l मीटर में कितना टर्न होगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई की जगह पे पाई ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें एन इंटू आई, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट कैसे, देखिए एन इंटू 2l ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू आई इंटू ए, ठीक है ना, एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, इसमें पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, करना पड़ेगा, ठीक है, पाई ए स्क्वायर कर दिया। और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2, जब ऊपर किया पाई तो नीचे भी पाई कर दीजिए, और ये आर क्यू। अब ये एन इंटू 2l इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ये क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इन सोलेनोइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एन है तो पूरे लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है 2l इंटू एन। बात समझ रहा है ना, ये 1 मीटर का अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, हम कह रहे हैं कि इसमें इतने में 20 टर्न है, तो पूरे में कितना टर्न है, तो गुणा करना पड़ेगा ना पूरे लेंथ से। मान लो 1 मीटर में हम कहें 20 टर्न है, 2 मीटर में 40 टर्न है। उसी तरीके से ये एन क्या है, पर यूनिट लेंथ टर्न है, तो 2l में कितने टर्न होंगे, मतलब कैपिटल एन कितने बराबर एन इंटू 2l। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो एन इंटू 2l टोटल नंबर ऑफ टर्न, आई इंटू ए क्या हो गया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, और नीचे एडजस्टमेंट है, और म्यू नॉट छूट गया है, और कुछ छूटा है, छूटता बहुत है। तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और ये पूरा सेक्शन को इतने को मिला के क्या बोल देंगे मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये हो गया हमारा बी। अब इसको थोड़ा सा एनालॉगस बनाना है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से बना दे, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना, वहां क्या था, ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ कोई पॉइंट होता था, तो यहाँ पे 2p अपॉन में आर क्यूब आता था, यहाँ देखो ये आर क्यूब, आर क्यूब होता था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो 4 कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जनरलाइज कर दो, और ऊपर क्या देखो 2m अपॉन में आर क्यूब। अब ये क्या हो गया, वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आता था इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। तो 2p आता था, कब आता था, इन एक्सियल पोजीशन, जब कोई पॉइंट होता था तो ड्यू टू डाइपोल की वजह से ऑन द, ठीक ना, एक्सिस पे उसके एक्सियल पोजीशन में पॉइंट पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था 2p/r³। उसी तरीके से इन केस ऑफ मैग्नेट, ठीक है, क्या आएगा 2m/r³, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था समझाने के लिए, तो कोई चीज में खतरनाक नहीं है, सिंपल आपने मैग्नेट लिया और उसको ट्रीट किया एज अ सोलेनोइड। सोलेनोइड ट्रीट करेंगे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ इस तरीके से फॉर्मूला अपना, मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा, तो ये दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और एन जो है स्मॉल एन हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब हम छोटा सा स्ट्रिप ले लिए dx लेंथ का, जो x सेंटर से x डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, जनरलाइज जो हमने पढ़ा था हम लोगों ने पुराना, वही हमने, ड्यू टू दिस स्मॉल स्ट्रिप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IA स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ कितना है dx, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू नॉट IA स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2, दिस इज द r स्क्वायर पे पावर 3/2, मतलब ये, सॉरी यहाँ फॉर्मूला है ना मेरा, यहाँ देखिए IA स्क्वायर एन इंटू डी एक्स
ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पे पावर 3/2, उधर नहीं था ये। अब इसको क्या किया, एडजस्ट किया है बस। अब इसमें ये कंसिडरेशन लगा लीजिएगा कि आर मोर देन एल, आर मोर देन ए। अगर आर मोर देन एल है तो आर एक्स से भी बहुत बड़ा है, तो उस केस में, और हमने बताया था क्यों इस ए स्क्वायर को निगेशिएट नहीं करेंगे, हमने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ओवरऑल हमको पता है कि आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये हमको जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट सेम आता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, क्या है अगला पॉइंट। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी ना। नहीं समझ में आई होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरी बात आपको मतलब समझ में नहीं आई, कौन सी चीज़ों में जो हम समझा नहीं पाए। अगर समझा पाए हैं तो ये भी बताइए कि हाँ समझा पाए हैं, तो कितना अच्छा और कितना नहीं। अब देखिए आगे पॉइंट है, द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, देखिए क्या कह रहे हैं कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो टॉर्क मिलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है ये, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा बी एम, और इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड ले जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। और टॉर्क मिलेगा तो वो मैग्नेट क्या होगा, रोटेट करेगा। किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो वो इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। मान लो इसकी लेंथ है एल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है साउथ, समझाने के लिए। तो अगर ये रोटेट कर जाएगा, एक फोर्स मान लो इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, सपोज करो ये रोटेट कर गया, ठीक है, तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, ऐसे मतलब सर्कुलर रोटेट करेगा। तो रोटेशन में क्या होता है, अगर ये मैग्नेट है, इसके पास खुद का कुछ मास होगा, ठीक है ना, अपने एक्सिस के अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम मान लें आर है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आई है, ठीक है, और रोटेट करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बार मैग्नेट, कुछ कंसीडरेशन करना है, ठीक है। और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बी, ठीक है। तो उसमें टॉर्क लगा, टॉर्क के कारण वो घूमेगा। अब देखो अगर कोई चीज घूम रही है तो इसको रोकने वाला जो चीज होगा उसको बोलेंगे एंटी टॉर्क। क्या बोलेंगे, एंटी टॉर्क। और एंटी टॉर्क क्या होगा, जस्ट इसी के बराबर होगा, बट साइन के साथ क्या होगा, माइनस। तो एक और वैल्यू आएगी टॉर्क, उसको हम एंटी टॉर्क नाम दे रहे हैं, ठीक है। टॉर्क वो क्या होगा, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट एंड ड्यू टू रोटेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो क्या होगा, अल्फा। समझाने के लिए ऐसे समझ। तो ये जो एंटी टॉर्क, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। तो क्या कहा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया गया तो क्या मिला, ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल, क्या मैग्नेटिक मोमेंट मिला, और इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, जब ये है तो टॉर्क मिलेगा। टॉर्क मिलेगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा अपने सेंटर के अबाउट, तो क्या होगा, रोटेशन में एक और चीज होती है, अगर उसका मास है तो उसका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण टॉर्क इस फॉर्मूले से भी होगा, निकलेगा। तो ये जो टॉर्क है ना, वो और ये टॉर्क, दोनों टॉर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज एंटी टॉर्क। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को उस टॉर्क से रिलेट कर दीजिए। तो हम इस तरीके से इस आई को ना लिखे, क्योंकि ये करंट को प्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में हम इस तरीके से लिखेंगे। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा,
अब देखिएगा, समझाने के लिए किया था, ये मिटा दूं मैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो अपने सेंटर के साथ, मान लो इस पॉइंट पर, किसी समय पर वो इस पॉइंट पे यहाँ है, किसी थोड़ी देर बाद वो इतना, तो यानी कि वो क्या कर रही है, सेंटर से थीटा एंगल बेक कर रही है, सेंटर से थीटा एंगल बेक कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। और इसी को हम डबल बार वो डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब ये होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई, यानी कि डी, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना, तो डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ठीक, इसको बोलते हैं डी ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू ये, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि हम कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या टॉर्क ये मिला ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट है बी, एंड ड्यू टू रोटेशन के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये जो टॉर्क मिला, वो दोनों टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। टॉर्क का काम होता है, टॉर्क मतलब होता है क्या है, कोई भी चीज अपने एक्सिस के अबाउट क्या रोटेट कर जाए, ठीक है ना, जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है उसके अबाउट वो रोटेट कर जाए, ठीक है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब इस पे लगेंगे तो इसको क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, रोटेशन मतलब टॉर्क, तो टॉर्क ये मिला। अब हम एक दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, बस एक क्या करेगा दूसरे का अगर अपोज करता है तो एक को एंटी टॉर्क बोलना है, इसको टॉर्क बोलना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को एक साथ इक्वेट करेंगे, तो आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम अल्फा को रिप्लेस करेंगे किससे, इस फॉर्मूले से, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए, इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब देखिए जैसा बुक में मतलब क्या कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कंसिडरेट अगर किया गया है तो उस हिसाब से कंसिडर करके एक फॉर्मूला सेटअप किया जा रहा है, तो करने का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल एम बी। अच्छा, हमने क्या बोला, एक को टॉर्क दूसरा भी एंटी टॉर्क, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, एक माइनस साइन के साथ होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को माइनस साइन के साथ, चाहे इसको लगा चाहे इसको लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया एम बी और ये साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट थीटा इज, ठीक है ना, वेरी लेस, थीटा, ठीक है ना, वेरी लेस टेंडिंग टू जीरो, ऐसे समझ लो, थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में जो साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको एम बी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है उसको नीचे ले आइए, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू थीटा। ये आई इस तरीके से जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि वो वाला आई करंट को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बुक में भी इसी तरीके से फॉलो इसीलिए किया गया है, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ऐसा इसलिए किया गया। अब क्या किया जाएगा, इस क्वांटिटी को, ठीक है ना, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बी फिक्स है आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फिक्स है, तो इस क्वांटिटी को अगर आप कांस्टेंट मान लीजिए तो ये जो आपका ये वैल्यू जो है ये प्रेजेंट करेगा ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डबल, ठीक हो, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, एंगल इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे, और डबल टाइम्स उसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा वो, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया, चलिए देखिए कुछ नहीं, तो ये क्या है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्चुअली में वो ये नहीं है, ये कहाँ से ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी,
और इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अल्फा होता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा एसएचएम का फंडा लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई क्वांटिटी जैसे y इज इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखा रहता है माइनस a टाइम्स x, ठीक है ना, तो ये एसएचएम को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो एम बी बाई आई है इसको प्रेजेंट किया गया है ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो आपका प्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि इस टर्म में अगर कोई जैसे यहाँ क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन लिखा हो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ थीटा है ना, तो उस हिसाब से ये जो है वो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बुक में बहुत ही डायरेक्ट वैल्यू रख दिया है और सारी चीज़ें, तो आप ये समझिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, एसएचएम के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, है ना, ये सारा चीज कंसिडरेशन करके एक फॉर्मूला लाने की कोशिश की जा रही है। अब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया, अब ये एक कांस्टेंट टर्म बन गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया ओमेगा स्क्वायर से अपॉन इंटू थीटा। अब ये जो इक्वेशन है वो प्रेजेंट कर रहा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जब एसएचएम आप चैप्टर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। तो ये y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये डिनोट करता है सिंपल हार्मोनिक, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है ना। और ये y क्या है, इन टर्म्स ऑफ x होता है, ठीक है ना, y जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ, इसी तरीके से यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ जो लिखा हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ दिस है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, एम बी अपान में आई, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख लो या 2 पाई बाई टी लिख लो, एम बी बाई आई, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 2 पाई को लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन में ये टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एम बी बाई आई। तो अब यहाँ से टी स्क्वायर अगर निकाल लें, इसको इधर इसको इधर, ये आई है, जी ना समझ लेना भाई, ये तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपान में ये एम बी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपान में एम बी, कितना आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा पाई, अंडर रूट में कौन आ जाएगा आई अपान में बी। तो ये जो है एक फार्मूला क्रिएट हो गया टी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आपका कोई बार मैग्नेट है वो अगर एसएचएम कर रहा है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई चीज करता है तो वो अपने मीन पोजीशन के इधर और इधर ऐसे ऐसे क्या करता है, ठीक है, ऑसिलेट करता है, ठीक। तो टाइम पीरियड क्या होता है, कोई पॉइंट मान लो कोई चीज ऐसे है, अगर वो एक बार यहाँ जाए फिर यहाँ आए फिर यहाँ जाए फिर यहाँ आए, तो ये होता है एक पूरा राउंड, ठीक है। क्या किया, वहां गया यहाँ आया यहाँ गया यहाँ आया, यानी एक पूरा जो घूमने का ये जो समय लगेगा वो होता है पूरा एक टाइम। तो मान लो कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है, इन दैट केस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है ऑफ अ बार मैग्नेट, इन दैट केस आपको ये पूछा जाए कि अगर वो एसएचएम कर रहा है तो पूरा उसका जो ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका जो टाइम, ठीक है ना, पूरा एक जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, मतलब निकालने को दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद से समझ में आ गया होगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू एम, ठीक है, ड्यू टू बार मैग्नेट। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टॉर्क टाउ थीटा डी थीटा, ठीक है, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी।
तो टाउ थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ से हम करेंगे तो टाउ थीटा की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, एम बी साइन थीटा। देखिए थीटा के टर्म्स में टाउ की वैल्यू कितनी थी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से एम बी तो कांस्टेंट है, निकाल लीजिए। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा। और जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है नहीं पता है तो रख लीजिए माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, ये ठीक है। तो ये हो गया यू एम। यू एम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है ना, हैवी मैग्नेटिक मूवमेंट एम, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे माइनस एम डॉट बी। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है, उसको ब्रेक करोगे डॉट को, यहाँ पे देखो मैथ में डॉट लगाते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ डॉट लगाओगे तो उसका मतलब कॉस, कॉस लगाओगे तो मतलब साइन थीटा। तो एम डॉट बी लिख लो या एम बी कॉस थीटा लिख लो। इसका यूज इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एक सवाल बताने में यूज किया था, जब हमको ये निकालना था कि इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है कि, ठीक है ना, यानी कि अनस्टेबिलिटी की बात होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव आती है मतलब वो अनस्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी और किसी सिस्टम की क्या आती है, नेगेटिव आती है, मतलब क्या है, सिस्टम स्टेबल है। आप मान लीजिए आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है तो आप मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको लगेगा कि चुपचाप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, यानी कि एकदम लो एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी मतलब स्टेबल, सिस्टम स्टेबल, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, इसके बाद से अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल वो करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद से आगे का लेक्चर देखेंगे। ओके, होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू।